जय हिंद प्यारे साथियों। यूपी पुलिस री एग्जाम जिसके एग्जाम पूरे हो चुके हैं उसकी छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि जितने बच्चों ने पहले पेपर दिया था, अपना एग्जाम दिया था, उस अब की बार इतने बच्चे नहीं दे पाएंगे और वैसा हुआ भी। मात्र 70% बच्चों ने ही इस एग्जाम को दिया है, यानी कि 35 लाख बच्चों ने दिया है और बाकी ने छोड़ दिया। वो कोई भी रीजन हो सकते हैं, चाहे उनका पेपर किसी कारणवश छूट गया हो या लेट पहुंचे हो इस वजह से छूट गया हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन अभी जो दिया है एग्जाम वो मात्र 35 लाख बच्चों ने दिया है। इसमें बहुत सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, जैसे आंसर की इसकी कब तक आने वाली है बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा। फिजिकल इसका कब होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। रिजल्ट इसका कब तक आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये सब चीजें पुख्ता नहीं है, लेकिन जो आपको एक क्राइटेरिया मानना चाहिए, अपनी तैयारी को मजबूत रखना चाहिए, ये एक आपको मोटिवेशन देता है ताकि आप इतनी शिद्दत से जो आपने मेहनत की, अपना एग्जाम दे के आए, उसको कहीं आप हल्के में ना ले लो। समझ रहे हो। दूसरा, कितने फॉर्म भरे गए थे, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, कितने बच्चों का एग्जाम खराब हुआ, बहुत सारे सिस्टम आपने देखे होंगे। वो मार्कशीट भरते हुए कहीं ना कहीं सवाल को भरते हुए, आंसर भरते हुए गलत कर देते हैं, कभी कभी रोल नंबर गलत कर देते हैं। तो बहुत सारे रीजंस ऐसे रहते हैं। इन सब सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। तो कट ऑफ के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कट ऑफ फिजिकल के लिए कितनी रहने वाली है, फिजिकल फिजिकल के लिए कितनी रहने वाली है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, और फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है ये भी मैं आपको बता दूंगा। मिलता जुलता आंकड़ा रहेगा, चाहे आप देख लेना, वाई वो मेल हो या फिर फीमेल हो, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे सब चीजों पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना भाई। सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखो, जब आपकी आंसर की आएगी ना दोस्तों, तो आपको एक ऑब्जेक्शन भी मिलेगा, यानी कि आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरा ये वाला जो आंसर मैंने दिया है ये बिल्कुल सही है किताब के अकॉर्डिंग, या आपने जहां पर भी पढ़ा है, कोई भी बुक हो, चाहे वो XYZ, या ऑनलाइन आपने कुछ पढ़ा है और आपको लगता है इसका ये आंसर होना चाहिए, और आप वही सब साबित करना चाहते हो, आप प्रूफ देते हो कि हाँ ये इसका आंसर सही है, लेकिन आयोग कुछ और मानता है, तब आप ऑब्जेक्शन वहां पर लगा सकते हो। ये कब होगा? जब आंसर की आएगी आपकी, समझ रहे हो, तब ये होगा। ये ऑप्शन आपको वहां पर मिल जाएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर है नॉर्मलाइजेशन किसको मिलेगा। देखो, नॉर्मलाइजेशन का इसमें बहुत तगड़ा रोल रहने वाला है, ये आप अच्छे जानते हो। किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सारे शिफ्ट के पेपर हार्ड नहीं आए हैं। आप सोच रहे हो बहुत मुश्किल एग्जाम आया था, ऐसा कुछ नहीं है। ये मान सकते हो जो पहली बार एग्जाम होता है तो पता नहीं होता कि एग्जाम में क्या आने वाला है, मतलब सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा हमसे। जैसे मानसिक अभिरुचि पिछली बार आई थी, इस बार नहीं आई। तो जो पहली बार एग्जाम होता है ना, तो उस समय मेंटली जो पहली बार पेपर दे रहे होते हैं बच्चे, उस समय तो उन्हें पता नहीं होता क्या पैटर्न रहने वाला। बाद में सब पता चल जाता है हाँ ये पैटर्न रहने वाला, लेकिन शुरू से लेकर लास्ट तक 23 से लेकर और 31 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं 10 के 10, सब में समान पैटर्न रहा है। बस थोड़ा कहीं हार्ड कर दिया है एक आध सब्जेक्ट को, कहीं थोड़ा इजी कर दिया था। अगला, नॉर्मलाइजेशन किसको मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे मिलेगा ये भी बताऊंगा। फॉर्म भरे गए थे, देखो फॉर्म जो भरे गए थे वो 48,17,441 फॉर्म भरे गए थे, जिसमें कि बच्चों ने जो एग्जाम दिया है वो मात्र 70% बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया, और छोड़ा जो है वो 30% बच्चों ने एग्जाम को छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं ये अगर छोड़ भी दिया है तो इनसे कोई फर्क भी पड़ने वाला नहीं है। मैं नहीं मानता कि इसमें उन बच्चों ने एग्जाम छोड़ा होगा जो सीरियस थे। जो सीरियस नहीं थे उन्होंने ये एग्जाम को छोड़ दिया है। अगर किसी कारणवश कुछ बच्चों का 100, 500 या 200 ऐसे बच्चे होंगे जिनका किसी कारणवश जो सीरियस हो और किसी रीजन से उनका एग्जाम छूट गया, वो अलग बात है, लेकिन इससे रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो 70% बच्चे हैं यही कहीं ना कहीं सीरियस थे जिन्होंने मेरिट को ऊपर लेके जाना है। कितना ऊपर जाएगा ये भी मैं बताऊंगा, कट ऑफ कितनी जाएगी ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, और आपको कट ऑफ जो भी लगेगी फिजिकल के लिए, फाइनल के लिए, आपको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये भी चीज मैं आपको बता दूंगा यहीं पे। समझ रहे बात को। चलो अगले पर आते हैं। देखो यहाँ पर इसमें जो पद है, एक पद के लिए पहले आपने देखा होगा, पहले 150 बच्चे पहुंच जाते हैं एक पद में। एक पद अगर आपको लेना तो 150 बच्चों से कंपटीशन करना पड़ेगा, 100 बच्चों से कंपटीशन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको देखोगे तो कंपटीशन कितना कम है, मात्र 56 लड़के हैं एक पद के लिए। यानी आपको अगर एक पद चाहिए तो आपको 56 विद्यार्थियों से, 56 लड़कों से, लड़कियों से बेहतर होना पड़ेगा, तब जाके आपका नंबर आ जाएगा। यहाँ पर जो कंपटीशन है वो ज्यादा नहीं है, इस बार ज्यादा नहीं है, हर बार होता है ये। कहीं और एग्जाम में जाओगे, ऑपरेटर के एग्जाम में चले जाओ, जीडी का जो पिछली बार हुआ था उसमें चले जाओ, 150, 100 बच्चे क्या थे एक पद के लिए कंपटीशन कर रहे थे। ठीक है भाई, आंसर की कब तक आएगी? देखो आंसर की जो है मेरे दोस्त 15 सितंबर तक आ जाएगी। 15 सितंबर तक आ जाएगी, यानी उससे पहले भी आपको आंसर की देखने मिल सकती है।
ज्यादा लंबा समय इसमें नहीं मिलेगा रनिंग के लिए। मेरा मानना है कि जनवरी फरवरी तक इसका ट्रेनिंग तक हो जाएगी और उसका रिजल्ट जो है अगले महीने या उससे अगले महीने आ जाएगा। ठीक है भाई, इसकी जो ट्रेनिंग होगी वो जनवरी फरवरी तक हो जाएगी। तो आप ये मानो कि इन 2-3 महीनों के अंदर ही सब कुछ हो जाना है। समझ लो, 2-3 महीनों के अंदर सब कुछ हो जाना है। तो आंसर की कब तक आएगी? 15 सितंबर तक आ जाएगी। एक छोटी सी जानकारी। अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं मेल और फीमेल, है ना, मेल और फीमेल की जो फिजिकल की कट ऑफ और फाइनल की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। हालांकि जो मैं यहाँ बताऊंगा वो एग्जैक्ट नहीं होगा, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इससे ये आपको पता चल जाएगा, ये आप जान पाओगे कि हाँ भाई मुझे रनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। कभी हम मार खा जाते हैं। देखो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि जनरल की जो फिजिकल के लिए बोला जाएगा लड़कों को, वो 90+ जिसके नंबर बैठ रहे हैं, मैं नंबर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्ट, जिसके नंबर 190+ बैठ रहे हैं और वो जनरल कैटेगरी में, तो फिजिकल के लिए उसको बुलाया जाएगा। ओबीसी के लिए 182 पर बुलाया जाएगा, जिसके 182 नंबर हैं उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लड़कों की बात कर रहा हूं मैं। फिर यहाँ पर जिसके पास ईडब्ल्यूएस है वो उसके 180 नंबर बैठ रहे हैं तो उसको बुला लिया जाएगा। और दूसरा यहाँ पर आप देखोगे जो एससी में है और उसके 160 नंबर बैठ रहे हैं तो उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पर एसटी के लिए जिसके कितने भाई 140 नंबर बैठ रहे हैं उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल नहीं है, फाइनल यहाँ पर है। देखो यहाँ पर जिस लड़के के वो जनरल कैटेगरी में है और काटा फिटी मचा के 113 तक नंबर बैठ रहे हैं, 113 तक नंबर बैठ रहे हैं, तो फाइनल में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इन सब लड़कों को जितने भी मैंने यहाँ पर मेरी कट ऑफ लिखी हुई है, इन्हें रेस की तैयारी करनी चाहिए, रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। अगला ओबीसी में जो बंदे हैं ओबीसी में, और ओबीसी में अगर उनके 207 नंबर तक बैठ रहे हैं, 207 नंबर तक, तो मेरे हिसाब से उन्हें रनिंग की तैयारी करनी चाहिए, अपनी रनिंग को मजबूत करना चाहिए। समझ रहे हो बात को? अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो पछताना पड़ेगा। इतने पर ही मेरिट जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों। समझ रहे हो बात को? यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए जिसके पास है वो 205 नंबर अगर रखते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अपनी रनिंग को तैयार रखो, हो जाएगा सिलेक्शन। फिर है एससी 185 मैंने यहाँ पर रखा है, इसका सिलेक्शन भी हो जाएगा। और फिर एसटी 165, इसका सिलेक्शन भी हो जाएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? आप जब वीडियो देखते हो, मेरी देखो या फिर किसी और की, आप उसके कमेंट्स को चेक करना। जिस वीडियो पर कमेंट आते हैं, हजारों में कमेंट्स चले जाते हैं, उन कमेंट्स को चेक करना। हर विद्यार्थी आपको ये कहता हुआ मिल जाएगा कि मेरे 185 नंबर हैं, मेरे 190 नंबर हैं, मेरे 197.5 हैं, मेरे 200 नंबर है। बस हद है 200 नंबर, और उससे ऊपर जाओगे तो 205 मिल जाएंगे। 205, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कों के 210, 230, 220, 215 नहीं है, इतने नंबर भी हैं, लेकिन ज्यादातर संख्या में जो आपको मिलेंगे वो यही मिलेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो आप किसी के भी कमेंट बॉक्स को चेक कर लेना, आपको यही नंबर मिलेंगे ज्यादातर। कुछ लड़के होंगे जो 210 को पार कर गए हैं, 215, 220 को पार कर गए, क्योंकि जिस तरीके एग्जाम आया था वहां पे, यहाँ पर एक नॉर्मल स्थिति में उस क्वेश्चन पेपर को हल करना और एक एग्जाम हॉल में बैठकर उस पेपर को हल करना, दोनों में फर्क होता है। समझ रहे हो बात को? तो ये कहना कि आसान था पेपर, कहना बहुत आसान है, सच में कहना आसान है, करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी मेंटल स्थिति वहां पर ऐसी हो जाती है कि हम आती हुई चीज को गलत कर देते हैं। मैं सच बताऊं तो यहाँ पर ये जो 35 लाख लड़कों ने पेपर दिया है, एग्जाम दिया है, कई लाख तो इसमें ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपनी ओमार सीट गलत भरी होगी, जिन्होंने अपनी ओमार सीट गलत भर दी होगी, चाहे वो रोल नंबर गलत कर दिया हो या फिर 4-5 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन गलत भर दिए हो। डबल गोले भर जाते हैं कभी कभी एक ही रो में। ऐसा होता है। ये कब होता है? जब हमारी मेंटल स्थिति थोड़ी दबाव में आ जाती है, तब ऐसा होता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके नंबर इस स्थिति में बैठ रहे हैं, इस स्थिति में, या यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है ये, तो आपको मेरे हिसाब से रनिंग करनी चाहिए दोस्त। अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल छोटा है और मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये मैं एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ, आप देख लेना। इस वीडियो के अलावा किसी और यूट्यूबर के यहाँ पर जाना या किसी बड़े टीचर या बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना, अगर वो इनसे ऊपर अगर बता देना, तब मेरे से कहना कि आपने गलत लगाई थी मेरे। ठीक है ना भाई? तो सच बता रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि आपके नंबर इतने हों। मान लो आपके नंबर इतने हैं, 207 नंबर हैं, या मैं कह लूँ कि आपके नंबर 208 हैं, लेकिन आपने किसी की वीडियो देख ली और उसने कह दिया कि ओबीसी की मेरिट तो भाई साहब 216 पे जाएगी या 220 पे जाएगी। अब आप रनिंग ही नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके नंबर तो 208 हैं। तो आप क्यों रनिंग करोगे? क्योंकि आपने किसी की वीडियो देख ली 116 वाली, 120 वाली, अब आप रनिंग नहीं करोगे। बाय द वे,
अगर आपका नंबर आ गया और आपने रनिंग की तैयारी नहीं की तो आपको जिंदगी भर रिग्रेट होगा। आप पूरी जिंदगी पछताओगे, काश मैंने रनिंग कर ली होती। क्योंकि रनिंग करने के लिए पैसे थोड़ी ना देने पड़ते हैं या कोई चीज गिरवी थोड़ी ना रखनी है। अरे अपना शरीर है, फिजिकल आप ठीक ठाक रहोगे, रनिंग भी करोगे, मस्त रहोगे, बीमार भी नहीं पड़ोगे। अगर हुआ तो आप आराम से अपनी नौकरी लेके चले जाओगे, और नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, कौन से हम कर्ज में डूब जाएंगे, नहीं डूबेंगे ना। तो इसलिए अगर आपके नंबर 208 बैठ रहे हैं, ओबीसी में है, या जितना यहाँ पर मैंने क्राइटेरिया लिखा हुआ है इतने नंबर है, तो मेरे हिसाब से दोस्त आपको रनिंग करनी चाहिए। मैं किसी धोखे में आपको नहीं रखूंगा, क्योंकि रनिंग करना कोई ऐसा नहीं है कि हम अपनी जमीन जायदाद गिरवी रख रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं। ये हमारी अपनी खुद की बॉडी है, इसको हम यूज कर रहे हैं। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ कोई बात नहीं है। और जिस तरीके से यूट्यूब पर आंकड़े बताए जा रहे हैं और अब तक बताए गए हैं, उस आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो आपको यही आंकड़े मिलेंगे। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं इस वजह से कि आप अपनी तैयारी ना छोड़ दो किसी की वीडियो देखकर, क्योंकि हमारा जो मानसिक संतुलन होता है वो ऐसा होता है, कोई भी चीज हमारे हिसाब से अगर ठीक होती है ना तो हमें बड़ी अच्छी लगती है, और जब वो हमारे लेवल से ऊपर चली जाती है तो वो बेकार लगती है, तभी कहते हैं मूर्खट्टे। यही होता है ना। मान लो आपके नंबर अगर 207 है, मैं ऐसा मान लेता हूँ 207, और किसी ने आपसे कह दिया कि यार मेरिट तो 210 से किसी हाल में नीचे नहीं लगेगी, तो आपको अपने नंबर बेकार लगेंगे और आप तैयारी छोड़ दोगे, और कहीं ना कहीं आपका मनोबल टूटने लगेगा। अगर मान लो उसकी कही गई बात अगर 70 न हुई और मेरिट 205 पर लग गई, तो आपके नंबर तो 207 थे, फिर क्या करोगे आप? फिर क्या करोगे? नहीं कर पाओगे दोस्त। तो इसीलिए अपने आप को इतने दिनों से हम एग्जाम के लिए तैयार कर रहे थे, तो क्या अब रनिंग के लिए तैयार नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जिनके नंबर 182 ओबीसी है ना, और उनके 150 नंबर भी, तब भी उन्हें रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। समझ रहे हो बात को? ये बड़ा अटपटा लगेगा लेकिन ये सच है, क्योंकि तैयारी करने में क्या जाता है भाई? कुछ नहीं जाता। हमें काम ही तो ये है, और क्या काम है बताओ? पढ़ने के अलावा, रनिंग करने के अलावा, अपने आप को फिजिकल अच्छा रखने के अलावा क्या काम है हमें? कोई काम नहीं है। तो जब उस रास्ते पर हम चल रहे हैं और उस रास्ते में हमें फिजिकल की तैयारी भी करनी है, तो क्यों छोड़ना? एग्जाम की तैयारी भी तो इतने दिन से कर रहे थे ना, तो इसको क्यों छोड़ना? नहीं छोड़ना। उठो, कपड़े पहनो, सपोर्टर लगाओ और भागना शुरू करो। ठीक है भाई, रनिंग करनी शुरू करो, जो होगा देखा जाएगा। समझ गए बात को? रही बात नॉर्मलाइजेशन की, वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर लड़कियों के बारे में और बता देता हूँ मैं आपको एक बार। देखो यहाँ पर फिजिकल लड़कियों के लिए, अगर लड़कियां जनरल में हैं और 170 उनके नंबर बैठ रहे हैं, तो मेरे दोस्त आप आराम से रनिंग करो, लड़कियों के लिए है ये। और अगर ओबीसी में आप हैं और आपके 162 मिनिमम नंबर है, तो आप रनिंग की तैयारी करो। और अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं और 160 आपके नंबर बैठ रहे हैं काटा फिटी मचा के, तो आप रनिंग की तैयारी करो। एससी में आपके हैं 140, तो आप रनिंग की तैयारी करो। एसटी है अगर 120, तो आप रनिंग की तैयारी करो। फाइनल में यहाँ पर बता देता हूँ, जनरल लड़कियां जितनी भी हैं और उनके 185 नंबर बैठ रहे हैं लड़कियों में, जनरल कैटेगरी में है, तो उन्हें 100% रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। इससे ऊपर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओबीसी में अगर लड़कियां हैं और उनके 178 नंबर बैठ रहे हैं, तो उन्हें रनिंग की तैयारी करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 175 लेके बैठे हैं, जो उन्हें करनी चाहिए। एससी की अगर बात करूं तो 155 नंबर लेकर जो बैठे हैं, उन्हें रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। एसटी में 130, ये फाइनल कट ऑफ है। इससे 1-2 नंबर ऊपर चली जाए, नीचे आ जाए, वो हमारा भाग्य है। समझ रहे बात को? वो अलग चीज है। तो ये रही बातें कुछ। अब मैं आपको नॉर्मलाइजेशन बता देता हूँ। आपको नॉर्मलाइजेशन समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो, समझने की बात इसमें कुछ नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है, मान लो कि 3 शिफ्टें हैं, 3 लेवल में आपके लिए लेकर आया हूं, एक इजी, मीडियम और हार्ड। इसमें क्या होता है, अगर मैं पहली शिफ्ट की बात करूं तो इसमें एक एवरेज निकाला जाता है, क्योंकि एवरेज जो होगा वो इजी शिफ्ट है या कैसी है, वो एवरेज से पता चलता है। मान लो 23 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, दोनों शिफ्टों में जो पेपर होते सुबह और शाम, समझ रहे हो? तो उनका एक एवरेज निकाला जाता है। उस एवरेज से जिन लड़कों के नीचे यानी डाउन नंबर जाते हैं, उनके नंबर माइनस भी हो सकते हैं, उन्हें नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता है। और अगर आप ऊपर करके आते हो, उस एवरेज से आपके नंबर ऊपर हैं और आपने गलत कम करे हैं, तो आपको यहाँ पर प्लस पॉइंट मिलता है, यानी कि आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाते हैं। कितने नंबर बढ़ेंगे ये डिपेंड करता है कि आपको कितना ऊपर लेके जाना है या फिर कितना नीचे लेके आना है। यही बात होती है मीडियम पेपर की भी, और यही बात होती है हार्ड पेपर की भी।
समझ रहे हो। बस इतना होता है कि जो इजी वाले हैं इनको थोड़ा इनको और डाउन टू अर्थ कर देते हैं और हार्ड वालों को ऊपर पहुंचा देते हैं, क्योंकि जब इजी रहेगा तो आप ज्यादा नंबर करके आओगे, हार्ड रहेगा तो फिर आप कम करोगे। तो हार्ड वालों को ऊपर लेके चले जाते हैं और इजी वालों को नीचे लेके आते हैं। ये होता है नॉर्मलाइजेशन का, ताकि वो किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। हमें कैसे पता चलेगा कि हार्ड था या नॉर्मल? अरे भाई हमें कैसे पता चलेगा? अगर मुझे कोई चीज नहीं आती है और वो बहुत आसान है तो मुझे तो हार्ड ही लगेगी ना, और कोई चीज मुझे आती है और वो बहुत हार्ड है तो मुझे आसान लगेगी। तो यही फर्क होता है कि जो चीज आसान होते हुए हमें नहीं आ रही तो वो हार्ड बन जाती है हमारे लिए। उसी वजह से यहाँ पर क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, और एवरेज से ये पता चलता है कि कितने बच्चों ने उस पेपर को एवरेज से ज्यादा ऊपर किया है और कितने बच्चों ने उसी एवरेज पेपर को नीचे किया है। उसी से पता चल जाता है कि कमजोर बच्चे कौन है और तेज तर्राट बच्चे कौन है, किसको ऊपर लेके जाना है, किसको नीचे लेके आना है। ये होता है नॉर्मलाइजेशन का एक तरीका, एक फंडा। और इसमें सबसे ज्यादा जो मैटर करती है वो करती है हमारी एक्यूरेसी। वो एक्यूरेसी करती है। मान लो इजी पेपर है और आपने गलत ज्यादा कर दिए तो आपको तो मतलब ही नहीं बनता, कोई नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ाने का नहीं बनता। लेकिन अगर इजी पेपर है और आपने ज्यादा अच्छे सवाल किए हैं, ज्यादा का आंसर अच्छे से दिया है और आपने छोड़े भी हैं, फिर भी आपको यहाँ पर प्लस पॉइंट मिलता है। आपके नंबर अगर नहीं बढ़ेंगे ना तो कम भी नहीं होंगे, समझ गए बात को। लेकिन हार्ड पेपर में क्या होता है, हार्ड वाले में ये होता है कि एक्यूरेसी आपने दी है अच्छी, हार्ड पेपर में एक्यूरेसी अच्छी दी है, जो एवरेज आया है उसी एवरेज के आप आसपास हो, और आपने छोड़े ज्यादा हैं, आपने छोड़े ज्यादा हैं, यानी इतने छोड़ दिए हैं जो बाकी लगते हैं कि हार्ड है, तो आपको यहाँ पर प्लस पॉइंट मिल जाता है, फिर आपके नंबर बढ़ जाएंगे, फिर आपके नंबर बढ़ जाएंगे। ये एक तरीका होता है, इसमें एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है, समझ गए बात को। एक्यूरेसी से पता चलता है कि जिस बच्चे ने अपने सवालों को हल किया है वो किस तरह का बच्चा है। हार्ड है और फिर भी उसने कम करे हैं, गलत कम करे हैं, यानी सवाल कम करे हैं और गलत भी कम करे हैं, तो वो अच्छा बच्चा है और हार्ड शिफ्ट है। और अगर इजी है, उसने गलत भी ज्यादा किए हैं एवरेज के हिसाब से और अपने क्वेश्चन में जो आंसर हैं वो भी कम दिए हैं, तो वो एक कमजोर बच्चा है। ये फर्क होता है दोनों में, समझ गए बात को। तो ये थी नॉर्मलाइजेशन की बात जो मैंने आपको बताई। तो सारी चीजें आपके समझ में यहाँ पर आ गई होंगी, अच्छे से मैंने आपको सब चीज बता दिया कि आंसर की कब आएगी, फिजिकल कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, समझ रहे हो। तो रिजल्ट 1-2 महीने के अंदर आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। कट ऑफ की भी बात मैंने बता दी कि कट ऑफ जो रहने वाली है वो छोटी सी बात में मैंने आपको बता दी कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है, ठीक है ना भाई। तो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि कट ऑफ इसकी कितनी जाएगी, जितनी जाएगी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना भाई। बाकी बातें करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।